हाय दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जॉर्ज पंचम की नाक 10th क्लास का चैप्टर सेकंड जिसको कमलेश्वर जी ने लिखा है उसको सुनेंगे। आपको सिर्फ सुनना है और सुनने से ही आपको कहानी एकदम याद हो जाएगी और जितने भी क्वेश्चन कहानी से रिलेट करेंगी आप सबके आंसर अच्छे से दे देंगे। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है कि महारानी एलिजाबेथ वो इंडिया में, नेपाल में और पाकिस्तान में दौरा करने के लिए, मतलब भ्रमण करने के लिए, यात्रा करने के लिए आने वाली है। ये बात तब की है जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। महारानी एलिजाबेथ इंडिया की लास्ट स्म्राज्ञी मानी जाती है। स्म्राज्ञी मतलब महारानी, जिसके टाइम पे इंडिया आज़ादी पाने वाला था। तो जब महारानी एलिजाबेथ ने भारत आने की घोषणा की तो जितने भी राजनीतिक लोग थे वो सारे इस तैयारी में लग गए कि अब हम महारानी एलिजाबेथ का स्वागत कैसे करें। उनके भव्य स्वागत की तैयारी के लिए सारी जिम्मेदारी सभी अधिकारियों ने ले ली। इसके बाद जो महारानी एलिजाबेथ के दर्जी थे, जो उनके डिज़ाइनर ड्रेस करते थे, उन्होंने भी ये सोचा कि महारानी एलिजाबेथ जब इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पे जाएंगी तो क्या पहन के जाएंगी। क्योंकि उस टाइम तक अखबारों का चलन इतना हो चुका था कि हर छोटी से छोटी बात, महारानी एलिजाबेथ क्या खाती हैं, महारानी एलिजाबेथ का ड्रेस कैसा है, महारानी एलिजाबेथ कौन से दौरे पे क्या पहन के गई, यहाँ तक कि महारानी एलिजाबेथ के घर के डॉग्स कितने हैं, उनके घर के जो वर्कर हैं वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सारी खबरें उस टाइम में अखबारों में आती थी और फोटोग्राफर्स सब कुछ कैप्चर कर लेते थे। तो बात ऐसी हुई कि इंडिया में जॉर्ज पंचम जो कि इंडिया के सम्राट भी थे किसी टाइम पे और महारानी एलिजाबेथ के फादर इन लॉ थे। तो होता ये है कि जो महारानी एलिजाबेथ है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति को वो आके देखने वाली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनकी रिलेटिव थे तो वो उनकी मूर्ति को तो आके देखने वाली थी ही। लेकिन उनकी जो मूर्ति इंडिया में बनी हुई थी, जो जॉर्ज पंचम की लाट बनी हुई थी, उसका जो नाक होता है, कोई शरारती तत्व उसको तोड़ के चला जाता है। तो अब जो राजनीतिक लोग थे उनके सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि अब हम नई नाक कहाँ से लेके आए। तो इसके लिए ये बात कानों कान किसी को पड़े ना, ये खबर किसी के कानों तक ना पहुँचे, इसके लिए बंद कमरों में जो सलाह थी वो की गई और सलाह के तौर पे एक मूर्तिकार को बुलाया गया जो कि मूर्तियाँ बनाने का काम करता था। बहुत सारे मूर्तिकार आए, जॉर्ज पंचम की मूर्ति को देखा और ये भी कहा कि इसके लिए तो हमें ऐसा ही पत्थर ढूंढ के लाना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि इंडिया में सब कुछ मिलता है, तो किसी भी पहाड़ से, किसी भी माउंटेन पे जाके ऐसा पत्थर ढूंढो और ऐसी ही नाक तराश के जॉर्ज पंचम की नाक लगा दो, नहीं तो इंडिया की नाक कट जाएगी। जो मूर्तिकार था वो हर जगह पे गया और वापस लौट के निराश और हताश दिखा। उसने कहा कि मैंने पूरी जगह का दौरा किया लेकिन मुझे जॉर्ज पंचम की ऐसी नाक कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपने अधिकारियों को कहा कि मैं आपको एक सलाह देता हूँ, क्योंकि मूर्तिकार को पैसों का लालच था। तो उसने कहा कि मैं आपको एक मुफ्त की सलाह देता हूँ, पहले आप सभी पत्रकारों से दूर और बंद दरवाजे में मेरी सलाह सुने। उसकी सलाह ये थी कि इंडिया में जितने भी मूर्तियाँ हैं, भगत सिंह की, वल्लभ भाई पटेल की, महात्मा गांधी की, या जितने भी लोगों की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उन सब मूर्तियों पे जाके हम जॉर्ज पंचम की नाक को मैच करेंगे। जिस भी नाक से जॉर्ज पंचम की नाक मैच हो गई, हम वो नाक उतार के जॉर्ज पंचम की नाक पे लगा देंगे। सलाहकारों ने ये सारी बातें मान ली। जो अधिकारी लोग थे और जो उनके सलाहकार थे वो दोनों इस बात पे सहमत हो गए कि ठीक है, हम यही करते हैं। मूर्तिकार गया, उसने हर मूर्ति का पैमाना किया, उसने हर मूर्ति की पैमाइश की, लेकिन किसी की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक पे फिट नहीं बैठी। फिर मूर्तिकार वापस आता है निराश होकर और वो सलाह देता है कि क्यों ना हम बच्चों की जो मूर्तियां हैं उनसे कंपेयर करें। बच्चों की नाक तो शायद जॉर्ज पंचम की नाक पे फिट बैठ जाए। फिर बच्चों की नाक का जायज़ा लिया गया, कोई नाक फिट बैठ ही नहीं रही थी। फिर मूर्तिकार ने कहा दरवाजे फिर बंद कर दीजिए, जो सलाह मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बाहर ना जाने पाए। और उसने जो सलाह दी उसे सुन के सब दंग रह गए थे। उसका कहना था कि करोड़ों की आबादी है, क्यों ना इस आबादी में से हम एक जिंदा नाक जॉर्ज पंचम को लगा दें। ये थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छाया रहा, लेकिन आखिर में अधिकारियों ने और जो सलाहकार वहाँ खड़े थे उन्होंने उसकी बात मान ली। जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी गई, लेकिन
सबसे दुख की बात यह है कि उस दिन प्रेस भी चुप थी, उस दिन हर अखबार चुप था, हर पन्ने खाली थे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के लिए एक जिंदा नाक लगा दी गई। हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी गुलामियों की बेड़ी में जकड़ा था। वो अखबार जिसे हम अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं, वो अखबार जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, वो अखबार जो गलत का विरोध करने के लिए, जो गरीबों की और जो दबे हुए लोगों की आवाज़ माने जाते हैं, जो देश का बाहरी प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चुप रहे। एक मूर्ति के लिए किसी की जिंदा नाक लगा दी गई थी। ये थी भारत की नाक बचाई। एक मूर्ति के लिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए, दिल्ली ने अपनी नाक बचाने के लिए एक जिंदा नाक जॉर्ज पंचम को लगा दी। महारानी एलिजाबेथ का भव्य स्वागत भी किया गया। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ आ गया होगा और चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से दे देंगे। इस चैप्टर के माध्यम से कमलेश्वर जी ने यही बताया है कि कैसे गुलामी की जंजीरों में हम आज़ादी के बाद भी जकड़े रहे,